टॉपिक है सब। आज हम देखेंगे किसी बहुपद पॉलिनोमियल के गुणनखंड फैक्टर्स और शून्यक जीरोस कितने हो सकते हैं। तो इसको हम आपके बुक क्लास 10th मैथमेटिक्स से बुक पेज नंबर 22 पे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, सोचो एवं चर्चा करके इसमें से क्वेश्चन लेते हुए इसको समझेंगे। तो बच्चों आप लोग को मेन मैं द्विघाती बहुपद के एग्जाम्पल लेते हुए जो मेरा टॉपिक है उसको मैं समझाऊंगा। तो द्विघाती बहुपद क्या होता है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो बहुपद की श्रेणी में पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं, एक पद के बेस में और एक पावर के बेस में। तो पावर के बेस में, घात के बेस पे जो बांटते हैं उसमें दूसरा टाइप होता है द्विघाती बहुपद, यानी जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसकी अधिकतम पावर 2 होती है, उसको हम लोग बोलते हैं द्विघाती बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल लेते हुए हम इसको समझेंगे, क्योंकि आप लोग बुक में, क्योंकि क्लास 10 के सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में दिया हुआ है, यानी अधिकतम घात बहुपद की कितनी ऊंची 2 होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो हम इसी को समझेंगे। ठीक है, और जो मैं आपको रूल बताऊंगा ये अन्य जो बहुपद होते हैं उनमें भी ये लागू होगा, किसके, घात वाले बहुपद पे। ठीक है, घात वाले बहुपद में यानी बहुपद के घात वाले टाइप के जितने भी बहुपद होंगे उन सभी बहुपद पे ये जो रूल बताऊंगा ये सभी रूल लागू होगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आपके बुक में जो दिए गए क्वेश्चन सब उसको लेते हैं। बच्चों बता दो ये क्लास 10th के सिलेबस के साथ साथ आपके कॉम्पिटेटिव के सिलेबस के लिए भी, यानी कॉम्पिटेटिव बेसिस से भी ये क्वेश्चन बहुत IMP है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या यह संभव है कि किसी द्विघाती बहुपद के 2 से अधिक गुणनखंड हो? तो आपका आंसर होगा यस। कोई जो द्विघाती बहुपद होते हैं उसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, कौन सा द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके क्या हो सकते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हो सकता है। अब कैसे होंगे हम एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हुए हैं, आगे बोल रहा है इस अध्याय के उदाहरणों का अवलोकन करें एवं साथियों के साथ मिलकर द्विघाती बहुपद बनाकर उसके गुणनखंड कर जांचें कि क्या इनके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। माने आपने बोल दिया कि यस बनता है, तो आपको अपने आंसर की पुष्टि करना है। देखिए पहले मैं इसको आपको बताता हूँ इन दोनों को, फिर मैं आगे समझाता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है और क्या दोनों में फैक्ट है। ठीक है, तो देखिए बच्चों कुछ नहीं, पहले जो ये दिया हुआ है ये देखिए, इसकी अधिकतम पावर देखा जाए तो 2 है, यानी ये क्या द्विघाती बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये भी क्या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इन दोनों का हमें सबसे पहले फैक्टर निकालना है। इसका फैक्टर देखिए, तो आप लोग जानते हैं फैक्टर निकालने के लिए स्प्लिट द मिडिल टर्म यानी मध्य पद तोड़कर विधि का आप यूज करेंगे। तो मध्य पद तोड़ने वाली विधि के लिए जानते हैं कि उसका शर्तें जो होती है, माने इसको सॉल्व करने के कुछ रूल होते हैं, रूलों को हमको फॉलो करना रहता है। देखिए पहला रूल आपको क्या रहता है, आप एक टारगेट डिसाइड करते हैं और टारगेट में आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है और कांस्टेंट टर्म आपका क्या है 12 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड आपका वर्क ये रहता है, ऐसे दो नंबर सोचना जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है 12 आए और जोड़ने घटाने पर ये मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। आप मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे अगर x को छोड़ दूं तो आप बोलेंगे कि 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे डिसाइड करते हैं, नंबर को दो नंबर रहते हैं, इसको 12 जो होता है हमारा, तो यहाँ पे जो गुणा करने पर जो मिलता है इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड निकालेंगे, यानी गुणा करने पर यही नंबर मिलना चाहिए। ऐसे नंबरों के बारे में सोचें। देखिए तो ये क्या है, 1 गुणा 12 हो सकता है, 2 गुणा 6 हो सकता है, 3 गुणा 4 हो सकते हैं। ये नंबर्स हो सकते हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो हमको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अब इन्हीं नंबरों में ऐसा दो नंबरों का पेयर बन रहा होगा जिसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हम मिडिल टर्म के इक्वल ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इस वाले पेयर को हम ले, तो इस वाले पेयर को अगर हम लेंगे तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। और देखिए जब 4 में हम क्या करेंगे, 3 और 4 है, 4 में जब हम 3 का माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, वो भी प्लस का 1 जो कि क्या है मिडिल टर्म है, यानी हमारा ये 4 और 3 में ब्रेक होगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। देखिए इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ऐसा टर्म हम ला सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब आगे सॉल्व करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। तो पहले वाले पेयर से क्या करेंगे, मैक्सिमम कॉमन लेंगे। तो मैक्सिमम कॉमन क्या है, x है और ऊपर जाएगा x प्लस 4। इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4। आगे आपका हो जाएगा x प्लस 4
और ये हो जाएगा x माइनस थ्री, क्योंकि ये क्या टर्म बन गया, ये टर्म बन गया, पहले टर्म से x प्लस फोर, दूसरे टर्म से x प्लस फोर कॉमन ले लेंगे तो आपका ये बन जाएगा। यानी इसका अगर फैक्टर बोला जाए, इसका अगर गुणनखंड की बात किया जाए तो आपको मिल गया है x प्लस फोर और x माइनस थ्री, ये ठीक है। अब इसका देखते हैं, फैक्टर निकालते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सब में से क्या करते हैं, पहले 12 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस का वन। अब यहीं पर भी सेम प्रोसेस, इसका क्या देखिए कोफिशिएंट वन है, इसका कांस्टेंट टर्म अचर पर क्या वन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहला टारगेट में वन इंटू वन तो कितना आएगा, वन आएगा। तो वन ऐसे ही नंबर है जिनका वन से मल्टीप्लाई कितनी बार भी करो वन आता है, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका मल्टीप्लाई करने पर वन मिले दो बार। तो ऐसा दो नंबर है, जिन दो नंबर बोलता हूँ, वन ही एक ऐसा नंबर है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वन आएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप तर्क करना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मेरे आंसर को अगर काटना चाहते सर वन और वन बाई टू को जब मल्टीप्लाई करें तब भी तो वन आएगा, लेकिन वो अलग मैटर है ना, वहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ फ्रैक्शन को लेते हुए। यहाँ पर वन ही एक ऐसा नंबर बोलना चाह रहा हूँ जिसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, उस तर्क पे आप मत जाना, ठीक है। यहाँ देखो, अब देखिए वन प्लस जब वन करेंगे तो ये कितना मिलेगा, टू मिलेगा, जो कि हमारा क्या मिडिल टर्म आ रहा। बट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो माइनस है, तो इसको माइनस बनाने के लिए आप क्या कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का टू, ठीक है। यानी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद इसको आगे सॉल्व करिए, तो ये आपका हो जाएगा दो दो का पेयर बन जाएगा, इसमें से कॉमन निकल जाएगा x, तो ये बन जाएगा x माइनस वन, इसमें से कॉमन निकल जाएगा माइनस का वन, तो ये हो जाएगा x, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस और माइनस का वन। अब देखिए इसमें x माइनस वन, इसमें भी x माइनस वन, दोनों में है तो आप कॉमन निकाल सकते हैं x माइनस वन, इधर बच जाएगा आपका x माइनस वन, आगे आपको ये आ जाएगा 12 x माइनस वन एक्स माइनस वन, ठीक बच्चों। अब देखिए यहीं पर तर्क वाली बात अब यहीं पर आती है। अब आपका प्रश्न बोल रहा था कि द्विघाती बहुपद में क्या, ये देखिए ये दोनों द्विघाती बहुपद है, कैसा आपने जाना, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर कितनी है, दो है, और इसकी भी अधिकतम पावर देखा जाए तो दो है। तो आपका प्रश्न ये कर रहा था कि द्विघाती बहुपद में क्या हो सकते हैं, क्या दो से अधिक फैक्टर हो सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं जब हमने क्या किया, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब सॉल्व किया तो इसकी फैक्टर हमको दो मिला, लेकिन इस वाले को सॉल्व किया तो आप देख पा रहे हैं एक दो तीन मिला, ठीक है। अब देखिए इसका कहने का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल ले, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक ही हो, ठीक है। जब हम इसमें क्या बोलना चाहिए, एक हाथ वाले को जब देखेंगे, दो हाथ वाले को देखेंगे, दो हाथ वाले को देखिए, जब तीन हाथ वाले को देखेंगे, मैक्सिमम थ्री हाथ, मैक्सिमम फोर हाथ वाले जब पॉलिनोमियल को देखेंगे, उस कंडीशन में भी ऐसा आ सकता है जैसा इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसको द्विघाती बहुपद को आप एग्जाम्पल समझते हुए सभी बहुपद के लिए हम तर्क ये निकाल सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की अगर फैक्टर की बात किया जाए, ठीक है, तो इसके जो फैक्टर होंगे ये क्या हो सकते हैं, फैक्टर होंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल जो होती है, पॉलिनोमियल के इस पॉलिनोमियल के मैं क्या कर रहा हूँ, पावर वाले जो टर्म है, ठीक है ना, पावर वाले जो टाइप है इसकी बात कर रहा हूँ ना, याद रखना, टर्म वाले की मैं टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं पावर वाले जो टाइप है उसकी बात कर रहा हूँ, तो इसकी जो फैक्टर होगी उसके पावर से ज्यादा और इक्वल भी हो सकता है, इसकी जो फैक्टर होगी उसकी पावर से ज्यादा और इक्वल भी हो सकता है, माने फैक्टर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है पावर का। ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तर्क निकाल सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ कंक्लूजन ऐसा निकाल सकते हैं, पहला क्या है, जो फैक्टर होगा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर वाले टाइप की बात कर रहा हूँ ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो टाइप के होते हैं, एक तो टर्म पद के आधार पर, एक तो पावर घात के आधार पर। तो ये घात है, हिंदी में पावर हम लोग बोलते हैं घात, तो घात वाले की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी घात वाले फैक्टर, तो उसकी अधिकतम घात जितनी होगी, जैसे दो है तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी फैक्टर दो मिल रहा है, इसकी फैक्टर क्या मिल रहा है, तीन मिल रहा है। तो फैक्टर जो होगी ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। इसमें देखिए इसकी पावर दो है तो इसकी फैक्टर कितने मिला, दो ही मिला, लेकिन इसकी पावर भी दो, लेकिन यहाँ पर फैक्टर दो आ गया, ठीक है। अब देखिए
ये तो फैक्टर की बात हो गई। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं शून्यक का। ठीक है, किसकी बात करते हैं? शून्यक की बात करते हैं, जीरोस की बात करते हैं। कितना हो सकता है, जीरोस कितना हो सकता है उसकी पावर के आधार पर। तो देखिए इसके लिए थोड़ी सी आप लोगों को कुछ बात, इधर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसके आधार पर हम इसको तुलना करेंगे कि कितने इसकी पावर हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल का नहीं मतलब चर है, तो चर की जितनी पावर होगी, मान ले जाए चर की पावर 1 है, तो इसकी हम लोग एक हल निकाल सकते हैं, वन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर चर की मान ले जाए 2 पावर है तो इसकी 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई भी चर की अगर अधिकतम पावर 3 है, अब चर को देखो, अब चर कहने का मतलब मेरा पॉलिनोमियल और इक्वेशन दोनों से ले रहा हूँ ना, क्योंकि जो जब भी हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो मान ले जाए चर कहने का मतलब क्या, जिसमें चर और अचर दोनों आ जाए वो हमारा बन जाता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब आप उसको इक्वल करेंगे तभी तो आपका x की मान निकलेगा। मान ले जाए इसमें से आप x से निकालना चाहते हैं, जैसे देखिए x माइनस 1 दिया हुआ है, अब इसमें से आप x का हल निकालना चाहते हैं तो इसको 0 को इक्वल करेंगे तभी तो इसमें से x का हल निकलेगा 1। तो आप समझ जाना, मेरे कहने का मतलब चर कहने का मतलब एक ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल है। अगर इसकी घात देखना चाहते हैं, एक घाती पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसका कहने का मतलब एक इक्वेशन ही होगा, तो इसको मैं चर की भाषा में समझा रहा हूँ। अगर इसकी अधिकतम घात 1 है तो इसके एक हल निकलेंगे, 2 है तो 2 हल निकलेंगे, 3 है तो इसकी 3 हल निकलेंगे। मान लिया जाए कि इसकी पावर अगर n है तो इसके n हल निकलेंगे। आगे मान लिया जाए इसकी पावर अगर n है तो ये कितने हम इनके सॉल्यूशन निकलेंगे, n सॉल्यूशन निकलेंगे। यानी इसके जो हल है, सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है आप लोग को ये बता दूं, सॉल्यूशन उसको, सॉल्यूशन मतलब बोलना चाहिए उतने हम इसको हल निकाल सकते हैं, उतने हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो उसका जो हल होता है, जो सॉल्यूशन जो होता है, जैसे कि इसको देखा जाए तो ये जो सॉल्यूशन है, मान ले जाए इसको मैं क्या करूं, इसमें रख दूं इस x को। देखो इसको जब मैं हल किया, x माइनस 1 को हल किया तो मैंने x इक्वल 1 लाया, यानी बोल सकता हूं कि x माइनस 1 का जो हल है, सॉल्यूशन है, वह क्या है, 1 है। तो इस सॉल्यूशन को जब इसमें पुट करूंगा तो ये देखिए ये हमारा कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। यानी बेटा 0 का मतलब शून्य का मतलब ही होता है सॉल्यूशन, और शून्य उसको बोलते हैं जिसको हम क्या कर दें, इस जो समीकरण दिया हुआ है या जो भी है, इसको हाँ समीकरण ही बोलेंगे। इस समीकरण में अगर मैं वैल्यू को पुट किया तो कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। यानी जो एक होगा यही क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, और जो शून्यक होता है वही उसका हल होता है। यानी किसी भी बोलना चाहिए समीकरण का, यहाँ पर आप समीकरण से समझते हैं क्योंकि समीकरण का ही हम x का मान निकाल सकते हैं। समीकरण का मतलब 0 को जिसको इक्वल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। जब इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे तो ये भी समीकरण बन जाएगा, लेकिन इसका जब हम हल निकालेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। बिना 0 के इक्वल किए या किसी नंबर के इक्वल किए हम इसका हल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अभी चूंकि यही पढ़ रहे हैं, अगले जब आगे चलेंगे तो आप लोग इसको हल करना भी सीखेंगे। तो अब यहाँ पर बात को समझिए कि कोई भी जो पॉलिनोमियल जो सॉल्यूशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस, जीरोस यानी शून्य। ठीक है, तो हल को ही हम लोग बोलते हैं शून्य, क्योंकि आपने देखा x माइनस 1 का हल हमने निकाला x इक्वल 1, इसका सॉल्यूशन निकाला, तो इसको जब हमने रखा तो ये क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो यही क्या होंगे, इसके शून्य होंगे। अब देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, किसी भी पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होगा, जो हल होगा, वह क्या होगा, उसकी पावर पे डिपेंड करेगा। समझ में, पावर पे डिपेंड करेगा। अगर उसकी पावर 1 है तो उसका एक हल निकलेगा, इसकी पावर 2 है तो 2 हल निकलेगा, इसकी पावर 3 है तो 3 हल निकलेगा, और अगर पावर n है तो n हल निकलेगा। इसका कहने का मतलब जितने पावर होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिखना था, इसको चूंकि पावर को पहले लिखना था, क्योंकि हम लोग पावर देख कर ही फाइंड करेंगे ना कि कितनी उसकी पावर हो सकती है, कितनी उसकी फैक्टर्स हो सकती है। इसको थोड़ा इस तरह से लिखना था। मैं इसको थोड़ी सी बातों को बदल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझे। पहले क्योंकि पहले कोई पॉलिनोमियल देखेंगे तो उसको पावर को देखेंगे तो पावर बोल सकते हैं
लेस देन इक्वल हो सकता है फैक्टर का, यानी फैक्टर ज्यादा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब फैक्टर बराबर भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, जैसे इसमें बराबर हो रहा है इसमें ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। और अगर इसकी पावर और जीरोस देखा जाए, जीरोस माने शून्य, यानी हल, शून्य का मतलब हल ही होता है, ठीक है, उसका मतलब। तो इसको देखा जाए तो ये हमेशा इक्वल होगा किसका, पावर, और इसके जो जीरोस होंगे ये हमेशा इक्वल ही आएंगे। अगर पावर 2 है तो 2 हल निकलेंगे, अगर पावर 3 है तो 3 हल निकलेंगे, ठीक है। फिर से मैं पुनः एक बात को आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझना। जो फैक्टर होते हैं ना, हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि कोई भी बहुपद दिया हुआ है, द्विघाती दिया हुआ है, रैखिक बहुपद दिया हुआ है, त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है, चतुर्थघाती बहुपद दिया हुआ है, तो उन बहुपदों को कैसे हम पावर को देखकर उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, कितने जीरोस हो सकते हैं, इसको अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग द्विघाती बहुपद के एग्जाम्पल लेकर उस बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि द्विघाती बहुपद को जब हमने हल किया तो यहाँ पर उसकी फैक्टर 2 आया, यहाँ पर इसकी फैक्टर 3 आया। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि पावर जितना रहेगा उससे फैक्टर इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इक्वल आया, ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि इसमें ज्यादा आया, क्लियर बात। लेकिन मैं इसके साथ साथ आप लोग को जीरोस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, शून्य के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि शून्य क्या होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि मैंने एग्जाम्पल एक समीकरण लिया, x इक्वल 1 इक्वल 0 लिया, जब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1 आया, जब इसको मैंने इस इक्वेशन में रख दिया तो मुझे 0 मिल गया। 0 मिल गया कहने का मतलब ये इसका शून्य था। अब ये शून्य क्या चीज है ये हम अगली क्लास में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, बट आपको जो बात बता रहा हूँ इसको समझिए। शून्य कहने का मतलब हल ही होता है, उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आपको मैं ये बता दिया कि अगर पावर अधिकतम पावर 1 है तो सॉल्यूशन 1 मिलेगा, अधिकतम पावर 2 है तो सॉल्यूशन 2 निकलेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी सॉल्यूशन 2 ही आएगा, क्योंकि द्विघाती बहुपद की अधिकतम पावर 2 होती है। मान लीजिए 3 है तो 3 निकलेगा, n है तो n सॉल्यूशन निकलेंगे, सॉल्यूशन यानी जीरो, शून्य निकलेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल में जब जीरो लगा देंगे इक्वेशन बन जाएगा, तो इक्वेशन का ही हल होता है, पॉलिनोमियल का हल नहीं होता। पॉलिनोमियल को जब जीरो लगा के जब इक्वल कर देते हैं ना, बेटा कोई भी बता रहा हूँ, इक्वेशन कब बनता है, इक्वेशन कब बनता है, समीकरण कब बनता है, जब कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल होता है, इस पॉलिनोमियल पे जब हम क्या करते हैं इक्वल जीरो कर देते हैं, तब ये आपका इक्वेशन कहलाता है। याद रखें, इक्वल जीरो कहने का मतलब उसके आगे क्या कर देते हैं, कोई नंबर रख देते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा पॉलिनोमियल है। समझना मेरी बात को, क्योंकि आप बहुत ज्यादा तर्क करने वाले हैं, आप बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसकी मैं 2 कर दिया, ये हमारा इक्वेशन नहीं हो, तो इक्वेशन होगा ना बेटा। क्यों इक्वेशन, इसको ऐसा लिख सकते हो आप, ये देखिए बन गया ना इक्वेशन। इधर कोई नंबर लिखे हुए तो उसको इधर लाएंगे तब भी इक्वेशन बन जाएगा, आया ना जीरो। या इसको आप इधर लेके चले गए, बोलेंगे इक्वेशन नहीं। ये अभी ऐसा बोल सकते हैं, जीरो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको ट्रांसफर करके इधर जीरो बनाया जा सकता है, ठीक है। इक्वल कुछ नंबर तब भी वो क्या होगा, इक्वेशन होता है, क्योंकि उस इधर लाएंगे तो जीरो बन जाएगा। तो इसलिए इस तरह को लेते हैं एक बात को, बहुत सारी बातों को याद रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हम एक तरह निकालते हैं, एक बात रखते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या होता है, जो पॉलिनोमियल को जब जीरो की इक्वल कर देते हैं। अब इसके इक्वल होगा तभी हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन जो मिलेंगे मैं बताएं, यही जीरोस होते हैं, यही उसके क्या होते हैं, शून्य होते हैं, हल होते हैं। जब ये इसके जितने भी हल निकलेंगे उस इसको इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन को जीरो कर देगा, जीरो के इक्वल ला देगा, ठीक है। अब उन सब बातों को छोड़िए, अब इन बातों को ध्यान में रखिए कि पावर क्या होते हैं, फैक्टर्स के इक्वल भी हो सकते हैं, फैक्टर ज्यादा भी हो सकते हैं, और पावर जो होते हैं जीरोस के इक्वल होते हैं। इन दो बातों को समझिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे तो फैक्टर 3 निकल गया, तो यहाँ पे फैक्टर 3 निकल गया। अब आप लोगों को कुछ बातों को मिटाता हूँ और आप लोग को आगे बताता हूँ। आपके बुक में अभी आप लोगों ने पिछली क्लास में पिछली जानकारी के अनुसार आप लोग को कई बार बताया हूँ मैं भी कि बेटा जितने उसके फैक्टर होते हैं कोई भी, याद रखना मैं आप लोग को ये बताया हुआ हूँ कि जितने फैक्टर होते हैं उतने ही उसके हम लोग क्या निकालते हैं, हल निकालते हैं, या उतने ही हम लोग जीरोज निकालते हैं। ऐसा आप लोग को बताया हुआ होगा, उतने ही हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि जो फैक्टर होते हैं यही उसके सॉल्यूशन होते हैं। ये आप लोग को बताया हुआ हूँ, तो ये बात भी सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम तर्क करना चले। देखो फैक्टर का हिंदी नाम होता है गुणनखंड, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को क्या करूँ, गुणनखंड होता है, अगर मैं बोल दूं कि भैया 12 का गुणनखंड करिए,
तो 12 गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब ही क्या होता है, फैक्टर का मतलब ही क्या होता है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर आप एक नंबर दे दो 12, तो 12 को ऐसा कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं, जैसे 1 × 12 किया तो ये भी इसका एक फैक्टर हुआ, क्योंकि गुणनखंड फैक्टर का मतलब गुणा करने पर वह नंबर मिलना चाहिए। तो 12 का ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसका गुणा करे कि पुनः 12 मिल जाए, तो 1 × 12 भी हो गया। आप बोल सकते हो 1 × 3 × 4 भी होगा ना। कोई भी स्टूडेंट ऐसा भी बोल सकते हैं सर 1 × 2 × 6 होगा। कोई ऐसा भी बोल सकता है सर 1 × 2 × 2 × 3 होगा। तो बेटा ये सारे इसके क्या होंगे, फैक्टर ही होंगे कि इसका 12 के फैक्टर होंगे। यानी आप अगर हम बोलना चाहें तो 12 के फैक्टर हमारा क्या हो सकता है, 1 2 2 3 हो सकता है, ठीक है, 1 2 6 हो सकता है, 1 3 4 हो सकता है, 1 × 12 हो सकता है। यानी फैक्टर कहने का मतलब सिंपल सा मीनिंग होता है पूर्णांक होता है। तो फैक्टर जीरोस की इक्वल होता है, सॉल्यूशन की इक्वल होता है, जितने फैक्टर उतना हमारा सॉल्यूशन निकलता है। इसके लिए हम यूज करते हैं ऐसे वाले कंडीशन के लिए, ठीक है। लेकिन इस वाले कंडीशन के लिए वहां यूज नहीं होता। अब आप बोल पा रहे होंगे कि ये 12 इसके हल है कि नहीं, तो बच्चे जो 12 यहाँ पे जो आया है इसका हल नहीं है। जब आप इसको 12 में जब रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 12 के साथ क्या हुआ है, x का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, कांस्टेंट टर्म नहीं जुड़ा हुआ है, यानी जो 12 है यह इसका हल नहीं है। जब 12 को इस पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से नहीं आएगा, परंतु जब x = 1 और x - 1 को जब आप रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका जो शून्य जो आएगा वह क्या आएगा, शून्य को इसका जो शेषफल जो आएगा ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा आपको, क्योंकि इसको जब आप इस पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन 12 को रखेंगे तो 0 नहीं होगा। यहाँ पर 12 इसका फैक्टर है परंतु हल नहीं है, याद रखना। यहाँ पे क्या है, इस पॉलिनोमियल के लिए इसका हल नहीं है परंतु फैक्टर है। फैक्टर का इसलिए है क्योंकि फैक्टर का स्वाभाविक मीनिंग ये होता है कि मल्टीप्लाई करने पर माने प्राप्त नंबर उसके फैक्टर कहलाते हैं। माने 12 का ऐसे कौन कौन से नंबर है, कौन कौन से नंबर को लिख सकते हैं जिसका गुणा करने पर 12 मिले, तो जैसे जितने नंबर लिख सकते हैं वही इनके फैक्टर होंगे। मानिए 12 के इतने फैक्टर हो सकते हैं, ये नंबर इनके फैक्टर हो सकते हैं। तो फैक्टर इतने हो सकते हैं परंतु इसके जो हल होंगे ये सिर्फ ये होगा, ये होगा। अब आप बोलना चाह रहे होंगे फिर 12 क्यों आया, हल ही नहीं है तो फैक्टर तो आया क्यों। तो बच्चों बता दूं कि जो x² के जो कभी भी जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप सॉल्व करेंगे तो x² साथ यानी द्विघाती बहुपद, द्विघात x² मतलब x² माने जिसकी घात x की घात 2 होती है उसके साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वह क्या होते हैं यहाँ पर लिखे जाते हैं उसके कांस्टेंट टर्म को, ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे आता है। तो सिंपल सी बात, सारा बताने के इतना सारे बताने का मेरा एक ही फंडा था कि आप लोग को यही बताना था कि गुणनखंड का वास्तविक मीनिंग क्या होता है, गुणनखंड किसको बोलते हैं, जीरोस क्या चीज होता है, जीरोस मतलब सॉल्यूशन हल होते हैं, और पावर को तो बता ही दिया, पावर आप लोग समझते ही हैं। और इन सबसे दो बात हमारा यहाँ पे कंक्लूजन होता है। अगर देखा जाए पॉलिनोमियल में पावर वाला टाइप की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे याद रखना टर्म के लिए लागू नहीं होगा। पॉलिनोमियल में टर्म के लिए यानी पर के आधार पर देखेंगे तो उसके लिए ये रूल हो सकता है लागू ना हो, ठीक है। तो आपको देखना सिर्फ पावर के लिए, मैं जितनी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे रूल ये सभी पावर के लिए है, ठीक है ना, घात वाले के लिए। तो बार बार बोल रहा हूँ जो जितनी पावर होगी उससे ज्यादा फैक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसकी इक्वल होगा क्योंकि कंडीशन आपने देखा। और जो पावर होगा और जीरोज होगा ये दोनों हमेशा लेकिन इक्वल ही होंगे। जब इसको सॉल्व करके आगे आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो द्विघाती बहुपद होते हैं उसकी फैक्टर 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो जीरोस होगी वह हमेशा क्या होंगी, 2 ही होंगे। तो ये जो रूल्स है ये अन्य पॉलिनोमियल के लिए भी, बहुपद के लिए भी लागू होता है। किसके लिए, पावर के टाइप वाले के लिए, ठीक है। जब उसकी पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तब के लिए रूल लागू होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो ओके, अब फिर आपके अब अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं फिर।